हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आज 6 अगस्त है, यानी कल से आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी चेक कर लिया होगा और जितने स्टूडेंट का 6, 7, 8, 9 को एग्ज़ाम होगा वो साथी अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे। तो साथी आप सभी को एक काम करना है, बस आप ये करिए कि हमें अपना एग्ज़ाम डेट बता दीजिए, क्योंकि साथी हमें आपके लिए वैसा ही क्वेश्चन प्रोवाइड करना है। क्योंकि साथी कल हमें ये मालूम हो जाएगा कि रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो एक बार साथी ना आप अपना एग्ज़ाम डेट हमें क्लियर कर दीजिए। तो साथी कल के लिए हम लोग रामबाण जी के प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि जो आपका एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम होगा, सबसे अधिक जीके ही 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और ये अलग सेक्शन में रहने वाले हैं। और इस बार जो आपका एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम होगा, एक बदलाव के साथ एग्ज़ाम होगा। पहले जो रेलवे एग्ज़ाम होते थे वो मिक्स क्वेश्चन होते थे, लेकिन साथ ही इस बार आप सभी को अलग अलग सेक्शन देखने को मिलेगा। तो पहले जब आपका कंप्यूटर खुलेगा तो 30 क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का मिलेगा, फिर साथ ही 40 क्वेश्चन जीके का मिलेगा, फिर लास्ट में 30 क्वेश्चन मैथ के रहने वाले हैं। यही आपका 3 सब्जेक्ट हैं जो कि 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि साथ ही आप टियर 1 क्वालिफाइंग करना चाहते हैं तो समझिए आपको 65 प्लस स्कोर लाना पड़ेगा। यदि साथ ही आपका पूरा बेसिक क्लियर है तो आप अच्छे से 65 क्या अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं टियर 1 में। ओके, तो आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 51 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का जो सही करने का टारगेट होने वाला है और आप इसे अच्छी तरीके से याद करने का भी टारगेट रखेंगे। 51 में से 51, ये बात याद रखिएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड जी के क्वेश्चन होने वाले हैं। यही सब सवाल आपके शिफ्ट में आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को देखिए कि आप सभी से 51 क्वेश्चन में से 51 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे या नहीं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते। बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनदमुख यानी ईश्वरी का निर्माण करती है? बताइए साथी, कौन सी नदी एक ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो साथी याद रखिएगा नर्मदा नदी है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथी सिक्किम राज्य में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। राय किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बताइए, राय जो है ये किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो मेरे दोस्त ये आपका मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? बताइए साथी, जो पंडित जसराज हैं ये किस घराने से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मेवाती घराने से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और साथी याद रखिएगा आप सभी से अधिकतर जो सवाल पूछता है वो साथी लखनऊ घराने से संबंधित सवाल पूछेगा। हमेशा याद रखिएगा साथी, जिनके नाम के लास्ट में यदि महाराज आ गया, जिनके भी नाम में लास्ट में महाराज आ गया वो साथी लखनऊ घराने से संबंधित हो गए। ये बात याद रखिए, ये ट्रिक होता है, हमेशा याद रखिए। जैसे कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी किस घराने से बिलोंग करते हैं? तो लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। हमेशा याद रखिए महाराज जिसके भी नाम में लास्ट में आ गया वो लखनऊ से संबंधित होंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथी ये महानदी पर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथी एक क्लास तो आपको 11 AM पे मिल जा रही है, फिर साथी शाम को भी क्लास आएगी और रात में भी क्लास आएगी कल के लिए। तो तैयार रहेगा, आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोटा बेट्टा है।
ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? बताइए साथी, इन झीलों में से एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो साथी उलर झील है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ पर स्थित है? बताइए, विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथी जो मदुरै शहर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथी, वैगई नदी के तट पर स्थित है मदुरै शहर। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? बताइए साथी, भारत की जो पहली रेलवे यूनिवर्सिटी वो कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, वडोदरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए ये हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त रोम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन किया गया था वो किस वर्ष में किया गया था? इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो बेंगलोर में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? बताइए साथी, वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो मेरे दोस्त 1 अप्रैल 2015 को हुआ था। यानी ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? बताइए साथी, किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो मेरे दोस्त कांडला बंदरगाह का, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो साथी इनमें से कौन सा नदी अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कोलकाता बंदरगाह है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए साथी, जो MP है वो किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सिंपल सा भाई, उड़ीसा के साथ साझा नहीं करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। 1962 में मैक मोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो जैसे रेड क्लिफ रेखा होता है वो भारत पाकिस्तान के बीच होता है, उसी तरह 1962 में मैक मोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का जो युद्ध हुआ था वो चीन के साथ हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए साथी, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त इंदौर में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। ओंगे आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है?
बताइए साथी, ओंगे आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात की है तो अंडमान और निकोबार हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत की पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बताइए साथी, भारत की जो पैठन जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? तो साथी, जो भारत का परमाणु ईंधन परिसर है ये कहाँ पर स्थित है? तो साथी ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? बताइए साथी, जो भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। सेबेस्टियन कोडा किस खेल से संबंधित है? तो मेरे दोस्त सेबेस्टियन कोडा जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, टेनिस से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। पोक्सो अधिनियम किस वर्ष के बाल दिवस पर लागू हुआ था? बताइए साथी, पोक्सो अधिनियम किस वर्ष के बाल दिवस पर लागू हुआ था? तो साथी याद रखिएगा 2012 के। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? याद रखिएगा, एक सवाल आपके पेपर में जनगणना से पूछा जाएगा। तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? 5वीं, 6वीं, तीसरी या चौथी? बताइए। तो साथ ही पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पहला आपका 1951 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 56 में समाप्त हुआ था। दूसरा 56 में स्टार्ट हुआ था, 61 में समाप्त हुआ था। तीसरा 61 में स्टार्ट हुआ था, 66 में समाप्त हुआ था। चौथा साथी 67 और 68 का गैप हुआ था। और ये साथी जो चौथा पंचवर्षीय योजना था 1969 में स्टार्ट हुआ था, 74 में समाप्त हुआ था। याद रखिएगा। और पांचवा 74 में लेकर और 78 तक चला था। ओके, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से? तो ये साथी आपका स्टार्ट किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय महिला की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नहीं बात किया है, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहा है। तो 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय की बात करेगा तो 8 मार्च को। याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ सब सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो साथी जो प्रसिद्ध कैंटन टावर है ये किस देश में स्थित है? तो मेरे दोस्त ये चीन देश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यानी सेबी की बात कराइए, बताइए दोस्त। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे दोस्त 1992 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए फेमस है? तो मेरे दोस्त चिकनकारी के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। चांदी की क्रांति किससे संबंधित है? चांदी की क्रांति किससे संबंधित है? तो सर जी अंडा से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। पृथ्वी के आकार में कौन सा ग्रह निकटतम है? तो पृथ्वी के आकार में कौन सा ग्रह बिल्कुल निकटतम में है? तो सर जी वीनस है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? बताइए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव,
अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। तो साथ ही याद रखिएगा अनुच्छेद 324 करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। किस संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है? बताइए साथी, किस नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है? तो साथ याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? बताइए साथी, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 39 को। शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई याद रखिएगा सबा नकवी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? बताइए साथी, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो भाई याद रखिएगा ब्रिटेन देश के संविधान से अपनाया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? बताइए साथी, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? तो साथ याद रखिएगा कराची अधिवेशन में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए साथी, लंदन में आयोजित पहला गोलमेज सम्मेलन जो था इसके दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई याद रखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा की गई थी? बताइए साथी, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग मेरे दोस्त 240 मील की पैदल यात्रा थी भाई। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? बताइए, कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? तो भाई याद रखिएगा जर्मनी था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सिंपल सा, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। कब की थी? 1916 में की थी, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 को। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो साथी भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है? तो साथी याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। अगस्त ऑफर कब हुआ था? तो साथी 7 अगस्त से आप सभी का पेपर चलने वाला है। तो अगस्त ऑफर कब हुआ था? तो भाई याद रखिएगा 1940 में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? बताइए, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो भाई याद रखिएगा किस वर्ष में किया था? तो 1940 में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने किस अधिवेशन में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? बताइए साथी, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में तो ये साथी अपने नागपुर में आयोजित हुए
अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? बताइए, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 51। 1870-71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन थे? बताइए साथी, 1870-71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथी कि आप सभी का इन 51 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर रहा? उम्मीद करूंगा दोस्त आपको इन 51 क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे, क्योंकि साथी अब कोई गुंजाइश नहीं है कि आप दोबारा क्लास ले पाएँ, क्योंकि आप सभी को क्या कहना है, जो भी क्लास दें और क्लास करिए उसमें पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सारे क्वेश्चन याद करिए उसी क्लास में, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो देखिए, जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है इनका मतलब उनका एग्जाम 4 दिन बाद नहीं है, केवल उन्हीं का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है जिनका एग्जाम साथी जस्ट 4 दिन बाद है। जैसे कि आज आपका 6 तारीख है, तो 10 तारीख तक का जो एग्ज़ाम है उनका केवल एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, और जिनका एग्ज़ाम 11, 12 जैसे आने वाले डेटों में है तो उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। केवल अभी 6 से लेकर 10 तारीख के स्टूडेंट का ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही एक और क्लास के साथ। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।